हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने आगे हैं टोटल देख लेते हैं एक बार। चलो। तो हाँ, हम लास्ट क्लास में इस टॉपिक पर थे। ठीक है। अच्छा। तो म्यूचुअल इंडक्शन हमने किया था। म्यूचुअल इंडक्शन हम कर रहे थे बेसिकली। और कपलिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस हमने कर लिया था कि व्हाट इज कपलिंग फैक्टर बेसिकली। ठीक है। ओके। नाउ नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर पेज। हम लोग दूसरे पेज पे आते हैं और कुछ और डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द इंडक्टर। ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट रिगार्डिंग द इंडक्टर पार्ट। चलिए, फाइन। सो आई एम टेकिंग द न्यू पेज। तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, यू विल बी हैप्पी टू सी दिस वेयर आई एम एक्चुअली टेकिंग द क्लास। जस्ट अ सेकेंड। कैन यू सी? तो यहाँ पे मैं आज क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की क्लास में बैठ करके। सो दिस इज अ ग्रीन बोर्ड ओवर हियर। सो आज मैं आकाश में आया हूँ, यहाँ पे बैठ के क्लास ले रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे? यस एनीवन? या लिखेंगे कुछ? नहीं। आवाज तो आ रही है ना मेरी? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नो सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो रिएक्शन नहीं दे रहे हो, क्या बात है? मतलब एक झंड हो गई मेरी थी। हाँ। अरे नहीं सर। इसको कहते हैं ना कि पोपट बना दिया। मैं दिखा रहा हूँ क्लास, अब क्लास कुछ कुछ कह ही नहीं था, मैं कहाँ चुप। जा रहे हैं सर? हाँ चल। क्यों? सर लेकिन सर ऐसे देख के लग नहीं रहा, मुश्किल लग रहा है दिल्ली सरकार के सर्वे के हिसाब से भी। हाँ मुश्किल है, लेकिन देखो तभी तो मैं एक क्लास में अकेला बैठा हुआ हूँ। दिख रहा है आपको? अकेला बैठा हूँ सैनिटाइज करके अपने आप को, पूरा क्योंकि एकदम सर ग्रीन। उन्होंने सर्वे भी किया था तो 17 साल तक के बच्चे उन्होंने हाई रिस्क पे दिखाए थे। हाँ रिस्क तो है ही, डेफिनेटली है ही रिस्क। तभी बस टीचर्स हैं कि अकेला आ सकता है टीचर, तो यहाँ बैठे हुए हैं तो बुला लिया हमको। कुछ मीटिंग वगैरह थी तो इसलिए आ भी गए। तो सर मैंने इतने सोचा कि सारे आज, हाँ, बच्चे आएंगे कैसे एक क्लास में? पॉसिबल ही नहीं है, एकदम घचाघच हो जाएगा यहाँ तो। सोचो, मैं एकदम मीटिंग करोगे बाहर, कैंटीन में बाहर जाओगे, कुछ खाने तो जाओगे कैंटीन में, तो वहाँ हाँ तो टक्कर टक्कर ही खाते रहते हैं। हाँ, थोड़ा वो सा तो सर काम तो बहुत मुश्किल भीड़ ही है। होती है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है एकदम। चलिए खैर, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस सर। नॉस्टैल्जिक। ओके।
कुशाग्र. Yes, Kajal, you said no to something. What is that no stands for? Yes, Kajal Gupta. बहुत पहले का मैसेज है. सर मैंने अभी कुछ भी टाइप नहीं करा है सर मैंने अभी. अभी नहीं, 12:30 का है. काजल सर गुप्ता. मैं तो सर सुबह से फोन नहीं है मेरे पास, पता नहीं किसने किया है. अच्छा, दिख तो रहा है ना Sorry. आपको, नो लिखा हुआ है. अरे कोई नहीं, सॉरी नहीं. मैं हाँ बस दिख पूछ रहा. गया. हाँ चलिए. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम स्टार्ट करते हैं. चलिए. सो लेट मी आज वाइट बैकग्राउंड पे करके देखता हूँ कैसा लगता है. बहुत टाइम से वाइट पे नहीं किया है. कुछ अच्छा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ब्लैक पे आ जाएंगे. चलिए. सो टुडे मैं ऑफ कर दूं पहले इस कैमरा को, अदरवाइज इट इज अननेसेसरी ट्रबलिंग. चलिए, so let's begin. तो previously what we saw, तो previously we saw L of solenoid. कितना था L of solenoid? याद होना चाहिए हमेशा आपको, म्यू नॉट n स्क्वायर एरिया अपॉन L, ये होता था. ठीक है, तो ये solenoid का होता है. Now suppose, now if magnetic material is present, magnetic material is present inside the solenoid, inside the solenoid. अगर मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया मैंने सोलेनॉइड के अंदर तो क्या होगा? तो ये म्यू नॉट हमने क्यों यूज किया था? म्यू नॉट इसलिए यूज किया था क्योंकि एयर में था. तो अगर मीडियम में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये काम? यही चीज म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगी, एन स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइड बाई एल आ जाएगा. तो ये चीज हो जाएगी इसमें. ठीक है, तो मीडियम के आने से इंडक्टेंस बढ़ जाती है, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाती है, म्यू टाइम्स आर हो जाती है. तो किसके केस में बढ़ेगी ये? फेरोमैग्नेटिक में बढ़ेगी और पैरा में बढ़ेगी. डायमैग्नेटिक में नहीं बढ़ेगी, बिकॉज इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक म्यू आर इज लिटिल लेस देन 1, थोड़ा 1 से कम होता है. ठीक है, तो उसमें नहीं बढ़ेगी ये चीज. अच्छा, अगला हम देखते हैं यहाँ पे. नाउ वी विल टॉक अबाउट एनर्जी स्टोर्ड. अगला हेडिंग है हमारा एनर्जी स्टोर्ड विद इन इंडक्टर. इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, इस बात के बारे में बात करनी है. भला एनर्जी स्टोर क्यों होंगी, ये बात भी हम देखेंगे. वी विल जस्ट सी इट. तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं एक फैक्ट कि जब भी हम कोई भी इंडक्टर बनाते हैं इस तरह से, ये सिंबल होता है इंडक्टर का. ठीक है, इस सोलेनॉइड का जो दिख रहा है ना आपको सोलेनॉइड, यही सिंबल भी होता है किसका? इंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का. किसी भी इंडक्टर को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और सपोज करंट ये है इंक्रीज कर रही है करंट, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? इट इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग. ये क्या है? L di by dt. सपोज ये L दिया हुआ है इसका, तो EMF कितना आ जाएगा? अपोजिंग वाला L di by dt आ जाएगा. और ये करंट जा रही है हमारे यहाँ से, और अगर ये यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ का पोटेंशियल मैंने कहा VA, यहाँ का पोटेंशियल मैंने कहा VB. कौन सा पोटेंशियल हायर है जरा ये बताइए मेरे को. विच पोटेंशियल इज हायर? VA ज्यादा है. यस, VA इज मोर. सो अगर करंट क्या होता है? करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. कि भाई DQ चार्ज जा रहा है यहाँ से और DT टाइम लगता होगा इसको क्रॉस करने में, तभी करंट को कहते हैं DQ by dt. करंट होता है DQ by dt. इसका मतलब जो चार्ज फ्लो करता है इन व्हाट टाइम? DT टाइम. तो आई हैव शोन द DQ चार्ज एंड द फ्लो डायरेक्शन एंड इट टेक्स DT टाइम. ओके फाइन. तो हम लिखेंगे यहाँ पर UA
सपोज मेरे को लिखना है एनर्जी यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे यू ए वाला एनर्जी, यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल डी है तो इसका एनर्जी कितना होगा डी क्यू इंटू वी ए होगा, है ना। यहाँ पे अगर चार्ज है तो इसका एनर्जी कितना होगा यहाँ पे पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये हो जाएगा एनर्जी। और यू बी एनर्जी कितना होगा डी क्यू इंटू वी बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ओके अच्छा, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज वी बी। ठीक है ना, यहाँ से चल रहे हैं हम लोग, डिक्रीमेंट आएगा पोटेंशियल का, तो ये किया वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी बी। सो व्हाट आई विल राइट, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू व्हाट एल डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ प्लेस कर देंगे। अब देखो क्या करूंगा मैं, तो कौन सा एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, विच एनर्जी इज मोर, तो यहाँ पे हम साफ साफ कह सकते हैं ए वाली ज़्यादा, ए वाली ज़्यादा है। ठीक है, देयरफॉर यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, ज़्यादा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है और राइट हैंड साइड में क्या है कम है। तो ये कमी आ क्यों रही है, लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है, जैसे वो राइट में आता है एनर्जी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी जा रही है ना, कहाँ जा रही है एनर्जी, कहाँ जा रही है वो एनर्जी, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है नहीं, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है नहीं कि डिसिपेट हो जाएगा एनर्जी, तो कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना एनर्जी, डिसिपेट हो नहीं रहा है, एनर्जी कम हो भी रही है। तो वेयर इज दैट एनर्जी गोइंग, इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन द इंडक्टर। कहाँ एनर्जी स्टोर हो रही है, इंडक्टर में हो रही है। तो इंडक्टर में भी कहाँ हो रही होगी एनर्जी स्टोर, इंडक्टर के अंदर भी एनर्जी स्टोर कहाँ हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी। ध्यान है आपको, इलेक्ट्रोस्टैट का मैंने एक बार कॉन्सेप्ट बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टोर होती है, यानी जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वहां वहां एनर्जी स्टोर होती है। सिमिलरली जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी हो रही है ना स्टोर, ये कहाँ हो रही है एनर्जी स्टोर, ये मैग्नेटिक फील्ड में हो रही है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द इंडक्टर। अच्छा, तो क्या कहेंगे हम, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी, तो जस्ट एग्जांपल डी यू इज व्हाट, एनर्जी, एनर्जी stored within magnetic field of inductor। तो कितना एनर्जी स्टोर हो गया, डी मैग्नेटिक, क्या कहेंगे, इट इज यू ए माइनस यू बी कहेंगे। थोड़ा सा ही एनर्जी स्टोर हुआ होगा, थोड़ा सा क्यों हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा सा तो चार्ज लेफ्ट से राइट में गया है, थोड़ा सा चार्ज जाएगा तो थोड़ा सा एनर्जी स्टोर होगा, तो जो डिफरेंस आएगा ना बहुत कम होगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे डी यू लिख रहा हूँ। तो यू ए है यहाँ पे, या मैं इसको लिख सकता हूँ मैं डी क्यू वी ए माइनस वी बी, ये हो गया। तो डी यू मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू डी क्यू वी ए माइनस वी बी, ये किसके बराबर होगा, मैं इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, रख दे, तो इट इज एल डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या है, करंट आई, ये तो करंट है सर, ये तो करंट है, यानी कि हो जाएगा एल आई डी आई, इट इज डी यू, ये हो गया। अच्छा नाउ अब मैं ये तो थोड़ा सा एनर्जी स्टोर हुआ, हमको क्या करना है, पूरा एनर्जी निकालना है, कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो देखिए यहाँ पे, नाउ इंटीग्रेट अब तो हम क्या लिखेंगे, डी यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एल को बाहर ले लिया, आई डी आई लिख लिया, और सपोज इनिशियली करंट जीरो थी तो एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, और अगर करंट आई है तो एनर्जी यू हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट यू मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू एल, इसका आंसर क्या आएगा, आई स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट्स हैं 0 से लेकर आई तक, तो व्हाट वी विल गेट, U magnetic is equals to half of L I का स्क्वायर, ये एनर्जी आ गया हमारे पास। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज हाउ मच आई, अगर करंट आई रन कर रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस दी हुई है, तो एनर्जी कैसे निकालोगे, जो एनर्जी स्टोर हो रखी है, इट इज हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। तो ध्यान रखना है आपको, दिस इज फॉर्मूला
दिस इज हाफ ऑफ आई स्क्वायर। आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट है आई। तो ये एनर्जी भी क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस आएगी। ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी। तो एनर्जी भी इंस्टेंटेनियस हो गई। लिखेंगे दिस एनर्जी इज स्टोर्ड in magnetic field present inside inductor। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड इंडक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया हम सबको कि करंट आ ही जाएगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड निकालें, एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड वाला एनर्जी कैसे निकालेंगे? इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अच्छा ठीक है। अगला टॉपिक इसी में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, जिसको कि हम यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। तो कैसे निकालेंगे इस एनर्जी डेंसिटी को? तो डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे इंडक्टर बनाया एक, मैं एक इंडक्टर बनाता हूँ। एक इंडक्टर मैंने बनाया यहाँ पे, आई करंट जा रही है इसमें से, इसकी लेंथ है एल लेंथ है इसकी, और the area of this part is area, A is the area। so ठीक है, तो देखिए मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ कि क्या होगा फॉर्मूला। हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता था फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का, बताएगा कोई मेरे को? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी? हाफ ई नॉट स्क्वायर। हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ना कुछ वैसा ही वैसा आएगा, एनालॉगस है कुछ। ठीक है, तो आपको कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ वैसा वैसा ही से लगेगा कि अरे हाँ ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये तो काम किया हुआ है हमने। और मैंने इसके लिए, इसको डिराइव करने के लिए आई हैव चोजन डेलिबरेटली दिस सोलेनॉइड। ये जानबूझ के मैंने सोलेनॉइड को चूज किया है। सोलेनॉइड को इसलिए चूज किया है क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए मैंने इसको चूज किया है। तो अब देखिए मैं इसी के हेल्प से कैसे डिराइव करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम है कितना? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम है कितना? तो वॉल्यूम इज A इंटू एल। इसी के अंदर तो एनर्जी स्टोर होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी के अंदर जाएंगी। आइडियल इंडक्टर है ये, तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होगा? इनसाइड होगा। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है ना, तो अंदर ही तो होता है सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए वॉल्यूम कितना हो गया? जहाँ पे प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज A इंटू एल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे B कितना होता है? B होता है इस केस में, B इज म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फॉर्मूला जो होता है इट इज हाफ ऑफ एल आई का स्क्वायर। अच्छा, एल कितना होता है इंडक्टर के केस में? एल का वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल होता है। और आई का वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ? यहाँ से यहाँ का आई का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ बी अपॉन म्यू नॉट एन। तो यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट एन इंटू ये होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसको सॉल्व करें तो व्हाट यू विल गेट, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा म्यू नॉट का स्क्वायर, और छोटे एन को मैं क्या ले सकता हूँ? एन अपॉन एल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एन स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा एल स्क्वायर।
Now you will see a fantastic result over here. What happens here is L से L gets cancelled one times, n square से पूरा n square gets cancelled, and what we are left with is half. We are left with is half b square by mu naught. हाँ हाफ, देखिए यहाँ पे है बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, और यहाँ पे a इंटू एल बचेगा। ये बच रहा है हमारे पास a इंटू एल। अभी a इंटू एल क्या है? ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। तो एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे। तो इट इज़ हाफ ऑफ बी स्क्वायर यू नॉट, और इसको हम क्या लिख लेते हैं? इसको लिख लेते हैं u, इसको हम लिखते हैं ud लिख लेते हैं। ये मैग्नेटिक वाली एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, ud। तो ud को क्या आ गया? हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो दिस इज द रिजल्ट, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस रिजल्ट। और ये कब अप्लाई करते हैं इस रिजल्ट को? जब आप इससे एनर्जी निकालेंगे ना, जब भी आप एनर्जी निकालेंगे, अप्लाई दिस फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड magnetic energy only when magnetic field is constant in that वॉल्यूम। उस वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहना चाहिए, तब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमने यहाँ पे b को कांस्टेंट मानकर ही तो ड्राइव किया है रिजल्ट, क्योंकि b क्या होता है सॉलिनॉइड के अंदर? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को कब यूज करेंगे? जब b कांस्टेंट होगा। अच्छा, अगर मान लो b वेरिएबल है, तो व्हाट यू विल डू? अगर कोई चीज वेरिएबल होती है तो वो कहाँ पे वेरिएबल नहीं होती है? बहुत छोटे छोटे से जगह में वो वेरिएबल नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हो गया दुनिया में कोई चीज वेरिएबल होती ही नहीं है, बस हमको देखने का नजरिया बदलना होगा। अगर आप छोटे से जगह में चले जाएंगे तो वो वेरिएबल चीज आपको नॉन वेरिएबल दिखेगी, ठीक है। और जैसे ही आप उस नॉन वेरिएबल के निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। पर लेकिन नीट में क्या आता है? नीट में जनरली वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट देते नहीं है, बहुत लंबा हो जाता है सवाल। तो सवाल वो सिंपल सा देते हैं, वो सवाल हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन इज, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। ये क्रॉस क्या हम लोगों ने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला है? अप एंड डाउन कितना होगा इस वाले केस के लिए? स्ट्रिप्स ऑफ वायर है, ये करंट जा रही है, करंट है यहाँ पर, ये करंट है, इसके बारे में लिखा हुआ है के एम्पियर पर मीटर, करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। क्या हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है? इसका अप एंड डाउन कितना होता है? किसी को आइडिया है क्या निकाला है हमने ये चीज? बताओ, याद आ रहा है कुछ या नहीं किया है? ये एक शीट ऑफ वायर है, दिस इज शीट ऑफ वायर, इसमें करंट जा रहा है ऐसे क्रॉस क्रॉस, यानी अंदर जा रहा है करंट, और शीट ऑफ वायर अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? हैव वी डन दिस पार्ट? क्या कभी किया है हमने चीज? याद आ रहा हो तो बताइए, या भूल गए हो? आवाज नहीं आई मेरे को। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या होता था? एनीवन? नहीं नहीं, इस केस के लिए शीट ऑफ वायर, शीट ऑफ वायर समझ रहे हैं? इसके लिए मैं बताता हूँ,
वो क्या होता है शीट ऑफ वायर, मतलब क्या होता है शीट ऑफ वायर? शायद नहीं कराया होगा मैंने ये बात। तो शीट ऑफ वायर, तो शीट ऑफ वायर का मतलब है कुछ ऐसा मतलब है शीट ऑफ वायर को लेकर के। तो शीट ऑफ वायर कैसी होती है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरह से जा रही है इसमें करंट, ये वायर्स ऐसे जा रही हैं इसके अंदर से होकर के, वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। सर ये केस नहीं कराया था आपने? हाँ नहीं कराया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। तो इनफाइनाइट वायर लगा तो मैंने वो। तो मैं करा देता हूँ। इसमें से ऐसे वायर्स जा रही हैं होकर के, वायर्स आर गोइंग लाइक दिस, ऐसे करंट जा रही है, शीट ऑफ वायर है। लाइक दिस, ऐसे करंट जा रही है। तो आपको सामने से ये वाला फेस दिख रहा है, तो इसके लिए ड्राइव करके दिखा देता हूँ मैं। रिजल्ट क्या होता है, सिंपल ही होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, आसानी है ये। तो देखिए एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा और फटाक से आंसर आ जाएगा। ये है मेरा बॉक्स, ठीक है, ये एल लेंथ का है, ये भी एल लेंथ का ही है। अच्छा, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? बिकॉज ऑफ द शीट ऑफ वायर व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर, किस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर, ये बताना है आपको। बताओ किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, किधर होगा? इस वायर के ऊपर खड़ा हुआ है यहाँ पे मैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा यहाँ पे? ये करंट वायर है, ये करंट जा रहा है वायर्स में ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आने वाला है इधर? कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड? ऊपर की तरफ। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? अप डाउन लेफ्ट राइट, किधर आएगा बताइए? किस लॉजिक से, कौन सा लॉजिक लगा रहे हो, कोई रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्या बात है? हाँ धनंजय, ये क्रॉस करंट है, ये अंदर जा रही है करंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा? कोई बोलेगा? नहीं पता यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होने? क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करंट कैरिंग वायर की वजह से? बताओ जरा मेरे को, आप क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई करंट जा रहा होता है तो? क्या करते हो आप बताइए? सर वो राइट हैंड रूल का यूज करते हो। हाँ तो करंट के अलाउंग क्या करते हैं हम? ऐसे रखवाओ मेरे को, राइट हैंड यूज करवाओ मेरे को। फिंगर्स एक की तरफ, उस पे एक वेक्टर की तरफ, हाँ और थंब एक तरफ, तो पाम हमारा डायरेक्शन दिखाता है। तो जहाँ पर पाम होगा वो होगा डायरेक्शन। हाँ तो थंब किधर जाएगा? थंब बताओ जरा। थंब तो अंदर अंदर जाएगा, उंगलियां कहाँ जाएंगी? उंगलियां साइड में, हाँ यहाँ जाएंगी, इस तरफ जाएंगी इधर। पाम किधर आएगा फिर? पाम किधर आएगा? इधर क्या बोलते, राइट साइड में। राइट में आएगा ना, राइट में आएगा। राइट में आएगा, तो राइट कहो, राइट में आएगा मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि इनफाइनाइट है तो राइट में आएगा, मतलब इधर आएगा पूरे के पूरा, थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरा इधर ही आएगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? लेफ्ट में होगा। लिख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट में होगा, यहाँ लेफ्ट में हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमने ये कौन सा लूप बनाया, क्या बनाया, ये क्या बनाया क्या हमने? ये बनाया एम्पीरियंस लूप, इट इज एम्पीरियंस लूप है ये। और एम्पीरियल लूप जब भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लूप का डायरेक्शन देते हैं ना, कि कैसे बनाया गया लूप। तो ऐसे बनाया है डीएल वेक्टर, ऐसे लेकर के। तो बताइए अब हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ये होगा।
तो 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक हम ये काम करेंगे। तो 1 से लेके 2 तक ये लिखो क्या आएगा, 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3, प्लस 3 से लेके 4, प्लस 4 से लेके 1, ये करेंगे। पार्ट पार्ट में ब्रेक कर लिया मैंने ऊपर वाला इंटीग्रेशन। म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, कैन यू टेल मी हाउ मच इज आई इनक्लोज्ड व्हेन k इज गिवन टू यू पर मीटर इतना दे रखा है, तो आई इनक्लोज कितना हो जाएगा ये, हाउ मच विल बी आई इनक्लोज, इट इज k इंटू एल, k इंटू एल हो जाएगा आई इनक्लोज्ड, लेंथ l है ये के एल हो गया। अच्छा 1 से लेके 2 तक क्या आएगा, बी डॉट डी एल, बताएगा कोई क्या आने वाला है, ये आएगा केवल बी एल, बी डी एल कॉस जीरो, बी कांस्टेंट है, डीएल का लेंथ कितना है एल, तो बी एल हो जाएगा। ये कितना आएगा बताओ 2 से लेके 3 तक, ये हो जाएगा जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -180 माइनस bl, बी एल हो जाएगा, सिर्फ माइनस भी नहीं, सिर्फ बी एल, DL उसी के डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में है ना, ये हो जाएगा जीरो। तो म्यू नॉट के एल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बी एल बराबर म्यू नॉट के एल, और एल से एल हो जाएगा कैंसिल, तो बी मिल जाएगा आपको म्यू नॉट के बाई 2, ये आ गया म्यू नॉट के बाई 2। देखो समटाइम्स, तो एक नोट है, इसको नोट को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, k is also equal to n into i, ध्यान रख लीजिए। कैसे सर, ये कैसे पता चल गया आपको कि k बराबर ni होना चाहिए, बताओ, ये मैंने लिखा है, कैन यू प्रूव इट कि दिस इज राइट, k इज इक्वल टू ni, क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, k इज इक्वल टू ni, तो ये बात सही लिखी हुई है बिल्कुल। कैसे सही लिखी हुई है, देखो यहाँ पे k बराबर क्या होता है, टोटल करंट अपॉन लेंथ ही तो है, लेंथ ही तो है, कितनी करंट इंक्लोज है कितने लेंथ में, कितनी करंट इंक्लोज है कितने लेंथ में, तो मैं क्या कह सकता हूँ टोटल करंट क्या होगा, कितने टर्न्स है टोटल, अगर पूरी बात करूं कितने टर्न्स है टोटल, n टर्न्स हैं, सपोज n टर्न्स दे रखे हैं, या n वायर्स हैं, n वायर्स हैं, n टर्न्स है तो यानी कि n वायर्स हो गई, तो n वायर हो गई तो कितना हो जाएगा करंट, n इंटू आई हो जाएगा कि नहीं, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, चार वायर, और कितनी लेंथ है टोटल, l लेंथ है, तो i इंटू एन बराबर, ये क्या चीज है, n अपॉन एल, स्मॉल n, n इंटू आई, तो ध्यान रख लो आप इस बात को भी, k बराबर ni होता है, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया है इससे रिलेटेड आपको, हाँ जी, और लास्ट एग्जांपल में सर हमने करंट की तरफ, करंट अंदर जा रहा था, हाँ जी, तो करंट की तरफ रख दी उंगलियां, हाँ उंगलियां नहीं थंब रखते हैं, थंब रखते हैं, v क्रॉस r, भूल गए v क्रॉस r, हाँ वी क्रॉस आर सर, v वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कहाँ होगी, किसकी वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी कहाँ होगी, जहाँ करंट होगा, हाँ बस पहले वेक्टर के अलोंग रखते हैं थंब, दूसरे अलोंग फिंगर, और पाम बताता है डायरेक्शन। अच्छा, ऐसे करना है। चलिए तो ये हो गया। अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए बताइएगा आंसर। और ये करंट है,
इनके बारे में खासियत क्या दे रखी है? ये खासियत दे रखी है। अच्छा ठीक है, तो बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? देखो यहाँ पे इसको फॉर्मूले को देख के क्या लग रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम शीट, फर्क ही नहीं पड़ता शीट से कितना दूर जा रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट है शीट के डिस्टेंस से, एंड इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट के बाई 2। अब यहाँ बात करनी है कि इधर बताइए कितना होगा फील्ड, इधर बताइए कितना होगा फील्ड, और इधर बताइए कितना होगा फील्ड। फाइंड एट 1 2 3, बताओ किधर आएगा? वन पे बताओ ये क्या होगा वैल्यू? वन पे बताओ। नॉट के बाय 2। यहाँ पे इसकी वजह से किधर आएगा? यहाँ पर इसकी वजह से कितना आएगा? किधर आएगा तो डायरेक्शन? 1 और 3 पे 0 हो जाएगा, 1 और 3 पे 0 हो जाएगा, हाँ, और 2 पे 2 पे होगा कुछ। यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 क्यों हो रहा है? इसकी वजह से आएगा इधर म्यू नॉट के बाई, और नीचे वाली को यहाँ पे आएगा इधर, तो कैंसिल हो जाएगा, हो गया 0। यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक का इधर आ रहा है, एक का इधर आ रहा है। सेकंड वाले का सर म्यू नॉट के। यस, सेकंड वाले का म्यू नॉट के। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इधर है दोनों का डायरेक्शन। कितना आ गया? म्यू नॉट के। अच्छा, इस के को मैं क्या लिख सकता हूँ? समटाइम्स आई बाय एल। के इज इक्वल टू एन आई लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? बी म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। ध्यान आ गया? हाँ सोलेनॉइड का होता था ये, तो सोलेनॉइड भी तो ऐसे ही बनाता था मैं, ध्यान करो, ऐसा चक्कर नहीं काटता था वायर का, यहाँ क्रॉस होता था, यहाँ डॉट होता था, बाहर 0 आती थी फील्ड, या 0 आती थी, अंदर कुछ होता था। तो बिल्कुल वैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, क्लियर है चीज? यस सर। हाँ, तो ये केस ध्यान रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है ये। शीट ऑफ वायर कहते हैं, शीट ऑफ वायर, ऐसी शीट होती है वायर की। चलिए, तो लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन विच वी, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ क्वेश्चन को, कि आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी stored within cube of side length A। और ठीक है, ये क्यूब है जी, ठीक है, साइड लेंथ ए दी हुई है, इसका दिया हुआ है के एम्पेयर पर मीटर, ये दिया हुआ है। बताओ एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है इसके अंदर?
बताइए, हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड? मैग्नेटिक फील्ड तो जाएगा ना इसके अंदर से, ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इस बी का वैल्यू कितना होगा? म्यू नॉट के बाई 2 होगा। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है इस वॉल्यूम से कि नहीं है, पहले बात बताइए। सिंस magnetic field is constant for volume V of cube, therefore क्या कह सकते हैं हम लोग, um will be equals to half b square by mu naught into वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, b कितना है, म्यू नॉट के बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 म्यू नॉट एंड वॉल्यूम इज a क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर एज 1/8 म्यू नॉट के स्क्वायर a क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। तो दिस मच इज द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द क्यूब इन द अबव डायग्राम। ठीक है, कोई डाउट किसी को सो फार तो पूछ सकता है। ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया। जस्ट अ सेकेंड, आप इसको एक बार देखिए, मैं पानी पी के आया, नहीं थोड़ा बाहर रखा हुआ है भी आया। तो जब तक देखो इसको, okay, yes, now we will see another heading, and that is active inductor। एक्टिव इंडक्टर क्या होता है? What is the meaning of active inductor? सपोज एक इंडक्टर है, इसमें करंट आई जा रही है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L दिया हुआ है, तो इसमें से फ्लक्स कितना जा रहा होगा बता सकते हैं आप? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू L इंटू आई, ये होगा ना, फ्लक्स विल बी L इंटू आई। और एनर्जी कितनी स्टोर होगी इसमें? हाफ ऑफ एल आई का एल आई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। नाउ इफ suddenly the supply current ये इसको कह लो I नॉट कह लेता हूं, I नॉट। Now if the supply current I नॉट is suddenly स्टॉप कर दी, हटा दी एकदम से, suddenly stopped, that is wires cutted suddenly। ठीक है, ऐसा कर दिया आपने।
यानी कि इसको मैं और अच्छे से दिखाऊं और अच्छे से दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ कि सपोज ये इंडक्टर है यहाँ पे और इसमें कुछ ना कुछ बैटरी वगैरह लगी हुई है ऐसे, ठीक है, कुछ बैटरी वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, और आपने क्या किया, कैंची से इसको काट दिया, वायर को क्या किया, अपने कैंची से काट दिया, अचानक से करंट जा रहा था आई नॉट एट सम इंस्टेंट, एट सम इंस्टेंट कितना करंट था, आई नॉट था, और आपने क्या किया, वायर से इसको काट दिया, काट दिया, तो व्हाट विल हैपन, क्या इसमें से फ्लक्स गायब हो जाएगा, क्या इसमें से एनर्जी कहीं बाहर चली जाएगी? खुद सोचते हैं, खुद सोच के देखते हैं जरा, हम लोग खुद से सवाल जवाब करते हैं कि मान लो इंडक्टर में पहले करंट चल रही थी और अचानक से आपने क्या किया, उस इंडक्टर को कनेक्ट करने वाली वायर को आप काट दिया, ठीक है, तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड थी पहले, हाफ ऑफ एल आई नॉट का स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड थी। जब आप वायर को काट देंगे तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी, सवाल नंबर ये पहला, क्या ये एनर्जी कहीं जाएगी, और नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी, बताइए। एनर्जी कब जाती है किसी चीज में से, क्या अपने आप ही चली जाती है? एनर्जी कब जाती है, जब रेजिस्टेंस होता है, जब रेजिस्टेंस होता है तो हीट डिसिपेट होती है, जब हीट डिसिपेट होती है तो एनर्जी हीट के फॉर्म में चली जाती है। बट इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, और रेजिस्टेंस भी अपना रोल जब भी प्ले करता है जब करंट फ्लो करता है, तो यानी कि इंडक्टर की एनर्जी को कुछ नहीं होगा, वो कहीं जाएगी ही नहीं एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जाने के लिए उसका लॉस होना चाहिए, और लॉस होने के लिए करंट का फ्लो होना चाहिए, और फ्लो हो रहा है अगर करंट, तो रेजिस्टेंस भी चाहिए साथ में, ऐसा नहीं कि फ्लो ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपने सप्लाई को कट कर दिया इंडक्टर वाली ब्रांच को, then also its original flux and also energy will remain same within the inductor. इंडक्टर के अंदर वो चीज बरकरार रहेगी। This behavior is called gives it a name, क्या कहते हैं, एक्टिव इंडक्टर। इसी बिहेवियर की वजह से इसको नाम मिला है एक्टिव इंडक्टर, ठीक है। तो एक्टिव क्यों, क्योंकि अभी भी इसके अंदर मौजूद है एनर्जी, यानी कि अगर किसी ने इसको पकड़ लिया ना, अगर मान लो आपने गलती से जाके इसके दोनों एंड को पकड़ लिया हाथ से, तो आप में बॉडी में रेजिस्टेंस है, तो करंट आपके अंदर फ्लो कर जाएगी और आपको झटका लग सकता है करंट का। तो यानी कि आपको लग रहा है कि यार ये तो वायर तो टूटी हुई पड़ी हुई है, तो ये तो स्प्रिंग टूटी हुई पड़ी हुई, उठा लेता हूँ मैं फटाफट से, चोरी कर लेता हूँ उस चीज़ को, लैब में रखा हुआ था कुछ ऐसा, तो आपने सोचा उसको उठा लेता हूँ मैं, घर पे कुछ करूँगा, तो आप उठाएंगे ना इसको तो करंट लग जाएगा, क्योंकि जब आप उठाएंगे इसको तो अब रखेंगे इसको जेब में, तो बस करंट पकड़ लेगा। और अब डिपेंड करता है कितना बड़ा इंडक्टर था, वो ज़्यादा बड़ा हुआ तो अच्छा खासा करंट लग सकता है, झटका एकदम, ठीक है। तो इसको इसलिए कहते हैं एक्टिव इंडक्टर। एक्टिव मतलब लग रहा है कि मरा हुआ है, लेकिन ये मरा हुआ नहीं है, इट इज एक्टिव, जान है इसके अंदर। जैसे कैपेसिटर नहीं होता, एक कैपेसिटर को आप चार्ज कर लेते हो, फिर कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हो, तो चार्ज तो मेंटेन रहता है ना उस पर, बिल्कुल कैपेसिटर जैसा एनालॉगस है ये। कैपेसिटर में चार्ज वही का वही रहता है, इसमें करंट वही का वही रहता है, उसके अंदर रहता है, लेकिन एनर्जी भी वही की वही रहती है जो कैपेसिटर में रहती है। कैपेसिटर में क्या होती है एनर्जी, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है, यहाँ पे हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर है, इसको कहते हैं एक्टिव नेचर। इफ दिस
if this inductor is connected to some other circuit, current of I naught starts flowing initially from it. ठीक है, कितना करंट फ्लो करेगा अगर आप उसको कनेक्ट कर देते हैं किसी से, तो इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा उस वक्त? आई नॉट करंट फ्लो करेगा, आई नॉट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये बात थी जो मैंने डिस्कस कर ली यहाँ पे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, अब इसके बारे में और फर्दर डिस्कस करते हैं डिटेल में थोड़ा सा, एंड दैट इज LR सर्किट। LR सर्किट, और उसमें करेंगे ग्रोथ ऑफ करंट, LR का मतलब इंडक्टर होगा इसमें और साथ में रेजिस्टेंस होगा। इंडक्टर है और साथ में रेजिस्टेंस भी है। दोनों चीजें साथ में है। अगर साथ में नहीं होगा तो क्या होगा? सपोज मैंने कुछ ऐसा कंडीशन बना लिया कि साथ में नहीं है दोनों, सपोज ऐसा कुछ करा मैंने, तो जैसे ही स्विच को क्लोज किया मैंने, कब क्लोज किया? t को टू 0 पे क्लोज किया। ये बैटरी थी EMF E की, ये L सेल्फ इंडक्टेंस। At time t, what you will say? At t equals to t, there would be some current flowing in it. Let me write it as I, and its behavior will be equivalent to, इसका behavior किसके equivalent हो जाएगा? इसके equivalent हो जाएगा, और इसकी कितना होगा? इसका पावर L di/dt होगा। अगर आप इसमें KVL लगाओगे ना, KVL लगाओ उसमें, तो क्या कहोगे? KVL लगाओगे तो यहाँ से यहाँ चलोगे, E यहाँ से यहाँ चले, E यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या आएगा? माइनस L di/dt आएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा L di/dt, यानी di आ जाएगा E/L dt। तो ये आ गया di इज इक्वल टू कितना? E/L इंटू dt। अच्छा, तो ये चीज़ है यहाँ पे, E/L इंटू dt। नाउ इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स क्या लगाएंगे इसमें? E/L तो कांस्टेंट ले लिया बाहर, ये dt है। जब टाइम 0 था तो करंट कितनी थी? 0। जब टाइम t हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? लेट सपोज इट इज I, इट इज I। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? I इज इक्वल टू E/L, एंड दिस इज हाउ मच? इंटू t। तो ये हो जाएगा इंटू t। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या खास बात है? ये करंट हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, करंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। करंट इज लीनियरली इंक्रीजिंग विथ टाइम के साथ वो बढ़ता ही जा रहा है करंट। देख लो, है ना? यानी ग्राफ बनाएंगे तो करंट का क्या आएगा यहाँ पे? अगर ग्राफ बनाया जाए करंट का तो ऐसा आ जाएगा कुछ, y equals to mx का ग्राफ ऐसा हो जाएगा और चलता ही जाएगा। ये इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? इसकी स्लोप E/L tan थीटा इज इक्वल टू E/L होगा, ये स्लोप हो जाएगा।
तो यानी कि इंडक्टर अगर सिर्फ बैटरी के साथ लगाया जाए तो उसमें करंट बढ़ती ही जाती है, रुकती ही नहीं है, थमने का नाम ही नहीं लेगी। तो अब क्या करें इसमें? तो हमने फिर रेजिस्टेंस लगाया है इसमें, हमने लगाया इसमें एक रेजिस्टेंस। तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा। व्हाट विल हैपन आफ्टर पुटिंग द रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ रेजिस्टेंस वाला। हाँ जी, इतना लेट क्यों आए सबके सब? कुछ देर पहले 26 थे, अब 35 है। इतना लेट क्यों आते हैं? जल्दी आया करो थोड़ा, सब छूट जाता है। एक तो मुझे डांटना नहीं आता है, मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन अब क्या करें, जल्दी आया करो, ठीक है? इतना लेट का कोई फायदा नहीं है यार। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे था सिर्फ इंडक्टर। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इसको क्या कहूँगा मैं? इसको कहूँगा प्योरली इंडक्टर। यहाँ पे क्या बात की मैंने अभी? यहाँ पे बात की सिर्फ प्योरली इंडक्टर की। तो यहाँ था प्योरली इंडक्टर, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूँ कि अब इंडक्टर के साथ में रेजिस्टेंस भी आ गया है। प्योरली इंडक्टर में सर हम आइडियल बैटरी ले रहे हैं, रियल बैटरी? आइडियल ले रहे हैं, आइडियल, रेजिस्टेंस नहीं है इसका, आइडियल बैटरी है। अब इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे इंडक्टर भी ले रहा हूँ और रेजिस्टेंस भी ले रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है? इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस सर्किट में ले रहा हूँ मैं, तो क्या होगा देखिए। सपोज ये इंडक्टर मैंने बनाया इसमें, और ये रेजिस्टेंस बनाया मैंने इसमें, इसमें बैटरी है, यहाँ पे है बैटरी, और ये स्विच मैंने बनाया है इसमें यहाँ पे इस तरह से, और इस स्विच को मैं क्लोज करूंगा एट टाइम t इक्वल टू 0 में। ये तो मैंने t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया स्विच। जब t इक्वल टू t पे क्या हालात होंगे, एट t इक्वल टू t पे क्या हालात होंगे ये हमको देखने हैं। ये तो बंद कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा, KVL लगाऊंगा इसमें। KVL लगाओ, KVL लगाएंगे तो व्हाट यू विल सी, ये कैसा बर्ताव करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा, ऐसे करेगा ना, ऐसा बिहेव करने वाला है एल डी आई बाई डी टी का, एल डी आई बाई डी टी। तो KVL लगाओ तो क्या लिखेंगे KVL इक्वेशन हम? KVL इक्वेशन क्या आएगी? इट विल बी ई माइनस, बोलो जरा आप लोग, जरा बोलिए जरा। E minus IR minus L di by dt. E minus IR minus L di di by dt is ये आ जाएगा ना, 0. ये आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आ गया। तो इसको मैं लिखता हूँ E माइनस आई आर, E माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। सो एल डी टी को इधर रखो, एल डी टी को उधर, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ आएगा डी टी अपॉन एल, यहाँ आ जाएगा, और डी आई अपॉन ई माइनस आई आर यहाँ आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेट, अब जरा इंटीग्रेट करो ऊपर वाले को। जब टाइम 0 था तो करंट कितना था? 0। जब टाइम t हो गया तो करंट कितना हो जाएगा? I। करंट को क्या कह दिया? I हो गया। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? इट इज t बाई एल। यहाँ सॉल्व करो, क्या आएगा? ln ऑफ e माइनस आई आर अपॉन माइनस आर, ये आएगा। और ये लग जाएंगी इस पे लिमिट्स 0 से लेके I तक। कैपेसिटर में भी ऐसे ही किया था हम लोगों ने।
याद होगा आपको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इसको इस तरह से किया जाता है। इसका हो जाएगा log और इसको नीचे डिफरेंशिएट कर दिया तो माइनस आर आ गया। पुट कर दो लिमिट्स इसमें, इस माइनस आर को यहाँ भेज दीजिए तो इट इज माइनस आर टी अपॉन एल, तो यहाँ पे हो जाएगा एल एन ई माइनस आई आर माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा सिर्फ ई, तो इट इज हाउ मच एल एन ऑफ e minus ir upon e, that is minus rt by l. Now if you solve this, इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, ln of 1 minus e और ऐसा हो जाएगा ये, और log का बेस क्या होता है, e होता है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 minus ir by e की पावर माइनस rt by l, ये ना सॉल्व करो तो यू विल गेट i इज इक्वल टू e अपॉन आर 1 माइनस e की पावर आर टी बाई एल, ये मिलेगा आपको। दिस इज व्हाट यू विल गेट। समझ लीजिए इसको ढंग से, ये आंसर आएगा यहाँ पे। e इज इक्वल टू e अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, ये आंसर आने वाला है। सॉल्व किया हमने, किसी भी टाइम टी पर ये आएगा। किसी को कोई डाउट किसी भी स्टेप में पूछे मेरे से। ई बाई आर तो आई नॉट हो गया ना सर हमारा। हाँ, ये बिल्कुल मैक्सिमम करंट बोलते हैं इसको। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कुछ नाम दे देते हैं इसको। लेट मी गिव इट अ नेम। इसको आई नॉट कह लेंगे या आई मैक्स कह लेंगे। आई मैक्स है ये। इसको समझते हैं, आप समझते हैं। कैपेसिटर जैसा ही है इक्वेशन, इसका कैपेसिटर जैसा ही इक्वेशन है। इसका बिहेवियर देखते हैं हम लोग, ना इससे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इसको एनालाइज करते हैं फर्दर। और तो एट टी इक्वल टू 0 पे करंट कितना आएगा, एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम वही 3 कंडीशन डेवलप करेंगे यहाँ पे। 3 कंडीशन डेवलप करेंगे, कौन कौन सी, स्टेजेस इन LR सर्किट। कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं इसमें, वो हम बात करेंगे यहाँ पे अभी। स्टेजेस इन LR सर्किट, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कौन सी स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज कौन सी आती है, इनिशियल स्टेज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट इज इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेट, यानी कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, यूं कह सकते हैं, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। सब कुछ वैसा ही चलेगा, कुछ नया नहीं दिखेगा, ठीक है ना। जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल कैपेसिटर जैसी ही हैं बस। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच हम बात करेंगे, दैट इज एट t इज इक्वल टू 0, यानी जब समय कितना हो, 0 हो, तब की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टेजेस इन LR सर्किट। ओके, चलिए तो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट t इक्वल टू 0 करंट क्या आने वाला है। तो करंट हमारा क्या आएगा, करंट इज इक्वल टू 0। कैसे पता चला, इसमें डाल के देख लो ना आप, टाइम डालो इसमें, t इक्वल टू 0 डालो इसमें, जरा क्या आएगा। इसमें t इक्वल टू 0 डालिए तो टोटल 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि करंट कितना हो गया। ये पहली बात, ये करंट है कौन सा, ये कौन सा करंट है, दिस इज द करंट इन इंडक्टर वाली ब्रांच। ये ध्यान रखना है आपको, इंडक्टर वाली ब्रांच का करंट है। इंडक्टर वाली जो ब्रांच, जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा हुआ है उसमें कितना करंट है, ये करंट आएगा।
तो I इक्वल टू 0 हो गया, एट टी इक्वल टू 0। तो यानी इंडक्टर वाली ब्रांच में करंट क्या हो गया, 0 हो गया। इंडक्टर वाली ब्रांच में करंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये कैसा बर्ताव कर रहा है, एक इंडक्टर कैसा बर्ताव शो कर रहा है हमको शुरुआती पलों में, बताइए। वेरी हाई, हाँ वेरी हाई सर्किट ब्रेक वाला सर। हाँ, कैसा बिहेव कर रहा है, फिर से बोलो, सही बोला था किसी ने। सर्किट ब्रेक जो होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, यस। क्या नाम है? अभिनव सर। अच्छा, अभिनव, ओके। तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे ऐसा बिहेव हो जाएगा ना, ये ब्रोकन वायर, ध्यान करो, ब्रोकन वायर। तो इंडक्टर बिहेव्स एज, इंडक्टर बिहेव्स एज broken wire in initial state। so, शुरुआती पलों में इंडक्टर एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यही चीज आपको ध्यान रखनी। कैपेसिटर कैसे बिहेव करता था, कैपेसिटर लाइन वायर, वो लाइन करता, तो बस ये उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखना, बस यहाँ पे उल्टा हो जाता है। वो जैसा करता था ये दूसरा करता है, बस ये है इसका नेचर। अच्छा, अगर हम बात करें ई अक्रॉस, जो डेवलप हुआ है ई अक्रॉस इंडक्टर, वो कितना है, वो होता है ना एल डी आई बाई डी टी होता है, ये होता है एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी कर सकते हैं क्या हम? बहुत मुश्किल सा काम लग रहा है मेरे को, मालूम है। एल डी आई बाई डी टी करो, क्या आएगा? ट्राई दिस, इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो जरा, एक बार रफ में करो डिफरेंशिएट इस पार्ट को, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा फिर इसका। एल डी आई बाई डी टी करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, मैं बता ही देता हूँ। खैर, तो माइनस तो बाहर है ही, तो ई बाई आर जब अंदर जाएगा तो उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ई बाई आर यहाँ भी जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ई बाई आर, ये माइनस तो है ही पहले से ये वाला, और e की पावर माइनस आर टी बाई एल, ये हो गया, इनटू इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो व्हाट वी विल गेट। सो आप मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं सिर्फ, तो व्हाट वी विल गेट ओवर हियर माइनस आर बाई एल, ये आ जाएगा माइनस आर बाई एल। तो क्या क्या कट जाएगा यहाँ से, क्या क्या कटेगा, आर से आर जाएगा, ठीक है, आर से आर चला गया यहाँ पे, और वी आर लेफ्ट विद, व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ई बाई एल, ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, यह आ जाएगा ई इंड्यूस्ड। तो शुरुआती पलों में ये कितना होगा, ये तो हो गया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो गया ना, ये तो फॉर्मूला हो गया। तो एट t इज इक्वल टू 0 ई इंडक्टर क्या होगा, ई बाई एल, ई बाई एल होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इट इज ई बाई एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। एक सेकेंड जरा कैलकुलेशन मिस्टेक देख लो, कहीं हो ना रखी हो, कभी कभी हो जाती है ऐसी। ई बाई एल आ गया है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसलिए इसमें बोल रहा हूँ, ये होना नहीं चाहिए। आई इक्वल टू ई बाई आर नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पे, नहीं वो नहीं, मैंने एल को मल्टीप्लाई नहीं किया, ये दिख रहा है ना आपको, ये एल से भी मल्टीप्लाई करना था, एल भी तो था बाहर ये वाला, ये तो मैंने लिखा ही नहीं कहीं पर भी, तो इस वजह से क्या होगा, ये भी कट जाएगा। तो क्या बच रहा है यहाँ पे हमारे पास, ई बच रहा है सिर्फ, तो इट इज ई इंटू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, और टी को टी 0 पे क्या हो जाएगा, ई इंडक्टर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ गया। आप बोलिए। ई बाई आर नहीं होगा, आपने आई की जो वैल्यू लिखवाई थी वो आई नॉट 1 माइनस करके लिखवाई थी। हाँ देखो, अंदर भेज दो ना ई बाई आर को, अंदर भेज दो आप। अच्छा, तो अंदर भेजोगे तो ई बाई आर तो आ जाएगा बगल में।
हाँ, I इक्वल्स टू E बाय R आएगा। I इज इक्वल्स टू E बाई R माइनस E बाई R इनटू E की पावर समथिंग। हाँ, वो 0 हो गई। वो 0 हो जाएगी, तो इधर वाली क्या बची, उसको डिफरेंशिएट करो। मैं सर I की बात कर रहा हूँ, I इक्वल टू 0 क्यों है वो? 0 क्यों है? डालो उसमें टाइम जीरो डालो, इसमें फॉर्मूले में टाइम 0 डालिए ऊपर हाँ वाले सर, E की क्या है? पावर 0 हो गई। E की पावर 0 हो गई तो क्या होता है E की पावर 0? 1। 1, तो 1 माइनस 1 अच्छा 0 हाँ ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। या यूं कह लो कि इंडक्टर चेंज पसंद नहीं करता ना, कोई भी बदलाव पसंद नहीं करता है। कोई भी इंडक्टर होता है, कोई बदलाव थोड़ा पसंद करता है। हाँ। जैसे ही बैटरी करंट भेजने की कोशिश करेगा, उसको ये करंट पसंद नहीं आएगा। क्या कहेगा इंडक्टर? रख लो इसे अपने पास, क्योंकि तुम्हारा करंट मेरे अंदर बदलाव ला रहा है और बदलाव मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है, तो उसने स्टार्टिंग में क्या होगा, एकदम 0 होगा, तो हौले हौले से वो करंट बढ़ाता है। ठीक है, एकदम से तो शुरुआत में करंट 0 ही होगा, एकदम से नहीं बढ़ने देगा वो। ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका। तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ कौन सी स्टेज की, ये तो इनिशियल होगी, अब करता हूँ बात फाइनल स्टेट की। फाइनल स्टेट में क्या होता है? फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट में यानी कि लॉन्ग टाइम आफ्टर कह सकते हैं इसको, लॉन्ग टाइम आफ्टर closing switch, or if nothing is mentioned then also we take long time after. T is equals to infinity, ऐसा कह रहे हैं, t equals to infinity ले रहे हैं। तो अब यहाँ बताइए i का वैल्यू क्या आएगा? i का वैल्यू क्या आने वाला है? E by R सर। E by R। यानी कि i मैक्सिमम E बाई R हो जाएगा सर। e बाई r आ जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी डालो उसमें जरा, क्या आएगा? E अक्रॉस इंडक्टर 0 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा। अगर इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है? कैसा बर्ताव कर रहा है ये इंडक्टर, कैसा बिहेवियर शो कर रहा है अपना? अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी के अक्रॉस 0 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी के अक्रॉस 0 होता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बिहेवियर है इसका एक लाइन वायर की तरह, स्ट्रेट वायर की तरह, स्ट्रेट वायर। तो ऐसा बिहेव कर रहा है ये इंडक्टर, बिहेव्स एज line wire सर थोड़ा at final state। क्या कह रहे हो? थोड़ा नीचे करना। हाँ, ये चीज है। ठीक है, तो लाइन वायर की तरह बिहेव करता है इंडक्टर शुरुआती पलों में। अच्छा, ये हो गया। और आई होता है मैक्सिमम, तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है? यहाँ से करंट जा रहा है मैक्सिमम। तो हाउ डू वी फाइंड द मैक्सिमम करंट? क्या माने जब लाइन वायर मानते हैं, व्हाट इज आई मैक्सिमम? आई मैक्सिमम कौन सी करंट होता है? आई मैक्स इज द करंट, आई इज इक्वल टू क्या है? आई मैक्स, आई इज इक्वल टू आई मैक्स आया ना, तो हम क्या कहेंगे? आई मैक्स इज द करंट थ्रू इंडक्टर इन फाइनल स्टेट, इन फाइनल स्टेट। ये ध्यान रखें, आई बराबर आई मैक्स आया, यानी करंट किसके बराबर आ जाता है?
आई मैक्स के जो करंट आता है उसको आई मैक्स कहते हैं। यानी कि इंडक्टर में जब आप इंडक्टर को क्या मान लेंगे, लाइन वायर मान लेंगे, तो वहां से कुछ तो करंट गुजरेगा, उस करंट का क्या नाम होगा, उस करंट का नाम आई मैक्स होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, जब इंडक्टर वायर लाइन वायर बन जाता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट पास करेगा। वो करंट कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई बराबर आई मैक्स लिखा हुआ है मैंने, तो इसी करंट को क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम करंट कहेंगे या आई मैक्स कहेंगे। तो आई मैक्स इज द करंट थ्रू द इंडक्टर इन फाइनल स्टेट। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, ये वो करंट होती है। तो इस हिसाब से एक सवाल उठा लेते हैं हम लोग, सवाल देखते हैं और बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, ये चीजें यहाँ पे सिचुएशन बना रखी है मैंने। तो क्वेश्चन है, फाइंड करंट थ्रू बैटरी, फाइंड करंट थ्रू बैटरी just after and long time after closing the switch। चलिए बताइए, हो जाएगी शुरू, 1 मिनट का समय लो, करो इस सवाल को। जस्ट आफ्टर कर, दोनों करो एक साथ, दोनों कीजिए, दोनों करो। अभी आंसर मत बताओ, अभी आंसर मत बताओ, करो पहले। यस, शुरुआती पलों का करंट बताइए। E/2R। E/2R। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, E/2R आएगा सॉल्यूशन। तो इनिशियली कैसा बिहेव करेगा, ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, तो तोड़ देते हैं इसको, है ना, तोड़ देते हैं इसको लाइक दिस। तो कितना आएगा ई आर इक्वलेंट इसका, 2r/3। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, करंट विल बी E/R इक्विवेलेंट यानी E/2r/3। ओके, गलती कर दी ना कुछ, ये फाइनल स्टेट का, फाइनल का नहीं हो गया, ये फाइनल का डायग्राम, फाइनल फाइनल का है सर।
ये फाइनल स्टेट का डायग्राम है, 2 ठीक है। ये फाइनल स्टेट का डायग्राम हो गया कि लाइन वायर बन गया है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियल स्टेट का बनाते हैं। ब्रोकन वायर हो गया ना वो, तो इनिशियली स्टेट लास्ट ब्रोकन वाला कट वायर। जाएगा। हाँ, तो ऐसे हो जाएगा साहब। टूट गया ना वो, तो अब टूट गया तो कोई मतलब ही नहीं, वहाँ करंट जाएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो आप। ऐसा हो गया साहब, या करंट जाएगा नहीं ना, तो करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे घूमेगा। तो आई इज ई अपॉन 2R, ये करंट आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट तो 3R/2 आएगा ना, 2R/3 आएगा ना, कितना आएगा, R/2 प्लस R, R/2, 3R/2 आएगा ना सर। हाँ 3R/2 हो जाएगा। इट विल बी 3R/2 हो जाएगा, यस। आई 3/3R ये हो जाएगा आई 2E/3R, 2E/3। ये करंट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, व्हाट इज द potential difference across inductor in final state, sorry, initial state, in initial state, initial state में potential difference कितना है इंडक्टर के क्रॉस? 0। ध्यान से सोच लो, पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल स्टेज में क्या होता है, ब्रोकन वायर होता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है ना, ये VA और VB पूछा जा रहा है। तो यहाँ का VB तो यहाँ का भी VA होगा, यहाँ का VB तो यहाँ का भी VB होगा। तो क्या आ जाएगा फिर, VA माइनस I इंटू R बराबर VB। भूल गए क्या, कैपेसिटर में तो करते थे ऐसा, IR हो जाएगा सर। IR हो जाएगा। यानी कि फिर यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज I था हमारे पास E/2R इंटू R, यानी कि E/2 हो जाएगा, E/2। समझ रहे हैं, ये चीज है। तो इट विल बी E/2। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट इनिशियल स्टेट। क्लियर, नो डाउट। ऐसा काम हमने कैपेसिटर में भी किया था, बिल्कुल। वहाँ ब्रोकन वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे, तो ट्रैवल करके जाते थे ना इधर से उधर हम लोग, तो बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा बताइए एक और, इसी में बता दो, इसी में पूछ रहा हूँ मैं फिर सवाल। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन फाइनल स्टेट। बताइए कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है ना फाइनल स्टेट में। दिखा देता हूँ फाइनल स्टेट, ये रही। कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है इंडक्टर के अंदर इन फाइनल स्टेट। तो पहली बात देखिए, ये करंट जा रहा है यहाँ पे करंट आधा आधा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है ना, तो आधा आधा बढ़ जाएगा 50-50। तो कितना होगा यहाँ पे एनर्जी, इंडक्टर तो यहीं पे था ना, इंडक्टर की मौजूदगी तो यहीं पर ही है, पर वो लाइन वायर बन चुका है, यूं कह लो बस, है तो इंडक्टर वहीं पर। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये जो करंट जा रहा है I/2 का, इंडक्टर वहां पे है लेकिन दिख नहीं रहा है हमको,
ठीक है जरूर वहाँ पे इंडक्टर, पर हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है वहाँ पे है इंडक्टर, ठीक है, यूँ कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर इज प्रेजेंट, बस उसका बिहेवियर ऐसा हो गया कि वो लाइन वायर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन है तो सही ना वहाँ पे, है जरूर, इंडक्टर इन इज प्रेजेंट हियर, बट इट इज बिहेविंग एज मतलब होते हुए भी कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ लाइन वायर। तो एनर्जी कितना आ जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला, हाफ ऑफ एल आई का स्क्वायर, हाफ एल दे रखा है आई का स्क्वायर, आई कितना निकाला था हमने, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो करंट है ये I/2, ये करंट है ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तो हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर बाई 4 यानी कि 1/8 एल आई स्क्वायर। हाउ मच वाज आई इन द फाइनल स्टेट, कितना आई था, 2E/R, 2E/3R था, 2E/3R, तो यानी कि ये हो जाएगा 2E/3R का होल स्क्वायर, तो यू विल गेट, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 2 6 9 18 एल ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये एनर्जी आ जाएगा। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन फाइनल स्टेट। समझ लीजिए एक बात को, क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ही करना होता है हमेशा। रिमेंबर दिस फंडा, सॉल्व करना, अपने बुकलेट से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। नाउ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, सॉल्व करने लग जाना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्राफ को लेकर के, ग्राफ ऑफ आई वर्सेस टी, ये काम हम पहले भी किए, क्यू वर्सेस टी का ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, ध्यान होगा। तो यहाँ पे बना रहे हैं आई वर्सेस टी का ग्राफ, ये आई है, यहाँ पे ये टी, आई वर्सेस टी, कैसा ग्राफ बनेगा इसका, ऐसा जाएगा ना कुछ, ऐसा जाएगा। ये कौन सी वैल्यू, आई मैक्स, ये हो गया आई मैक्स, ये क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, t इज इक्वल्स टू 1 टाउ। तो टाइम कांस्टेंट कितना है, टाइम कांस्टेंट का क्या वैल्यू है हमारे केस में, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, कितना है टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, क्या मैं कहूँगा इसको टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को, यहाँ देखिए हेयर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू L अपॉन R, समझ रहे, तो फॉर्मूला होता है ना T अपॉन टाउ होता है, तो T अपॉन टाउ, तो टाउ किसके बराबर आ जाएगा, L अपॉन R के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L/R, तो टाइम कांस्टेंट इज L/R। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इट इज टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू L अपॉन R, क्योंकि इक्वेशन जो होती है वो होती है I max 1 माइनस E अपॉन T अपॉन टाउ, तो टाउ इज L/R। तो T गोज टू 1 टाइम कांस्टेंट पे करंट कितना ग्रो कर जाता है बताइए, ध्यान होगा आप लोगों को, 0.63 ऑफ 63%, इतना हो जाता है, 63% आ जाता है, 63%। ठीक है, ये होता है यहाँ पे। अच्छा, अगर टाउ ज़्यादा होता है तो क्या बताता है, टाउ अगर किसी सर्किट का ज़्यादा होता है तो वो क्या चीज़ शो करता है हमको, L की वैल्यू ज्यादा होगी, L की वैल्यू ज्यादा हो गई R से। हाँ, हायर टाइम कांस्टेंट सजेस्ट, हायर टाइम कांस्टेंट मतलब current will take more time in reaching maximum value
that is curve will be flatter. कर्व कैसा होगा? फ्लैटर होगा. यानी कि अगर कोई सवाल पूछे आपसे कि एक कर्व है ऐसा और एक कर्व है ऐसा, किसका टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा है? रेड वाले का. तो रेड वाले का सर। हाँ, तो हम कहेंगे रेड वाले का ज्यादा होगा. जो ज्यादा समय लेगा मतलब ज्यादा टाइम कांस्टेंट है, यानी कि फ्लैट हो जाएगा कर्व. तो ये हो गया इसमें. एक सेकेंड. ठीक है, तो ये मतलब है इसका. अगला पार्ट आता है डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट. डीके घट रही है, तो उसमें क्या करेंगे? फर्स्टली इंडक्टर is made active inductor and after that it is connected to resistor alone. Then this combination is this combination results in decay of current. तो सपोज मेरे पास एक्टिव इंडक्टर है. एक्टिव इंडक्टर का मतलब कहीं से इसको मैं पहले से यूज कर लाया हूँ. इसमें करंट कितना जाता था पहले? I0 जाता था. ये एक्टिव इंडक्टर है, कहीं इसको मैंने बनाया होगा कहीं यूज करके. ठीक है, तो इसमें I0 करंट के बाद मैंने करंट कट कर दिया. अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? यूज कर रहा हूँ. कहाँ पर? इस सर्किट में. तो t को 0 पे इसको डाउन किया गया होगा और t को t पे जो करंट फ्लो हो रही होगी इसमें, सपोज वो करंट फ्लो हो रही है लाइक दिस. करंट ऐसे फ्लो हो रही है. ठीक है, इसमें कितना करंट था शुरुआत में इसमें करंट था t I इक्वल्स टू I0. तो किसी समय पे क्या होने वाला है? ये रजिस्टर है ना, रजिस्टर अगर है तो इसमें से क्या होगा? अगर रजिस्टर है तो क्या होगा? हीट लॉस होगा कि नहीं होगा? एनर्जी का लॉस होगा. अच्छा, इसके पास कितनी एनर्जी है शुरुआत में कितनी एनर्जी थी इसके पास? हाफ ऑफ L I0 का होल स्क्वायर थी कि नहीं? वो सारा का सारा ये खत्म कर देगा, लूट लेगा पूरा रजिस्टर. ये रजिस्टर क्या करेगा? इस इंडक्टर की सारी एनर्जी लूट लेगा. और जब सारी एनर्जी चली जाएगी इंडक्टर की, तो इंडक्टर में करंट कितना बचेगा? फाइनली 0 हो जाएगा ना फिर फाइनल स्टेट में जाकर के. तो इसमें अगर आप की वगैरह लगाते हैं, कुछ भी करते हैं वो सब काम, तो क्या दिखेगा आपको इसमें? यू विल सी जो I का वैल्यू आता है ना, I का वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इट इज I0 e की पावर माइनस t अपॉन टाउ. ये होता है, ये चीज निकल के आती है यहाँ पे. ठीक है, डेरिवेशन वगैरह तो नहीं दिखा रहा हूं मैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होगा. I0 करंट था इसके पास, अब वो डीके हो रहा है. देखो, इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं? डीके कहते हैं. तो यहाँ पे डीके हो रहा है. इसका ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ बनाया ही है हम लोगों ने इस तरह का, चार्जेस में बनाया था, डीके ऑफ चार्ज. तो उसमें जो ग्राफ बनेगा इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पे I0 का वैल्यू, I वर्सेस t का ग्राफ बना रहे हैं और कुछ इस तरह से जाएगा ये, like this. तो this is the pattern in which it will go. यहाँ पे क्या कहूँगा मैं? t is equals to 1 टाइम कांस्टेंट पे कितना करंट रह जाएगा?
0.37 ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, चलता है काम, बड़ी चीज नहीं है कोई, आसान सा था ये। डीके में यहाँ पे ये चीजें पूछी जाती हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछते, यही पूछते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, चलो वैसे तो इतना ही छोड़ देते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, इतना ही छोड़ देते हैं। तो ये है हमारा इसके बारे में सारा कुछ। अगर टाइम कांस्टेंट किसी का ज़्यादा होगा तो फ्लैट हो जाएगा कर्व। कर्व क्या होता है? फ्लैट हो जाता है। तो ये है डीके ऑफ करंट। तो डीके ऑफ करंट समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है? केवीएल लगाया होगा मैंने, केवीएल लगाया होगा, इस हिसाब से इसको मैंने सॉल्व किया होगा फिर। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस पार्ट। ठीक है, अच्छा ग्राफ वाली पार्ट दिखाना एक बार। ग्राफ 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 ऐसे ही तो बनेगा ग्राफ। आई नॉट है ये, ऐसे जाएगा। ऊपर वाली ग्राफ दिखाना एक बार। कौन सी वाली? इससे ऊपर वाली, रुको एक सेकंड। ग्रोथ वाली। ग्रोथ वाली देखो, ये रही। गए वो ग्रोथ वाली ग्राफ, नीचे ही रहेगी। ये रही। ऐसे बनता है। और थोड़ा ऊपर करना। ऐसे नहीं, नीचे 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 सेकंड वाली ग्राफ बस। हाँ हाँ, थोड़ा और ये नीचे वाली ग्राफ देखो। हाँ छोड़ दो, हो गई। ठीक है, तो ऐसे करना है। इसकी रीडिंग कीजिए आप लोग, बुक पढ़िए, सवाल सॉल्व करिए। ठीक है, यान आप काफ़ी कुछ हद तक कर सकते हैं सवालों को। आप तो शुरू हो जाइए सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व योर मॉड्यूल फर्स्ट, देन गो फॉर अदर बुक्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो यही था बस। तो ठीक है, चलिए ओके बाय, टेक केयर।